next process. So if you remember in the last class we were talking about the formation of soluble salts, और soluble salts बन सकते हैं या तो mixing से या तो titration से, ठीक है ना। आज हमें दूसरा मेथड करना है which is titration. Titration हमें आज प्रोसेस करना है। तो बच्चों titration is one of the process by which you can form what? Soluble salts, ठीक है ना। आप इससे क्या बना सकते हो? Soluble salt बना सकते हो। इसके अलावा भी इस टेक्निक के बहुत सारे यूजेस हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप इससे सॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आप इससे कर सकते हो। वो हम इस चैप्टर के एंड में इंशाल्लाह इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके अलावा भी हम इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। टाइट्रेशन से ना हम परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकते हैं, हम इसके अंदर इम्प्योरिटीज निकाल सकते हैं, हम इससे जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाल सकते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं इसी से ना। कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हमसे। वो हम उसके पेपर के एंड में एटीपी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर के एंड में, तो आप देखेंगे कि टाइट्रेशन के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। फिलहाल अभी हमारे सिलेबस पेपर 2 के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि यार टाइट्रेशन से हम सॉल्युबल सॉल्ट्स बना सकते हैं, और उसकी खुसूसियत ये है कि व्हेन यू हैव ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सॉल्युबल इन वाटर, जब आपके पास रिएक्टेंट सारे कैसे हो? पानी में सॉल्युबल, और आपके पास प्रोडक्ट भी सारी की सारी कैसा हो? पानी में सॉल्युबल, देन यू नीड टू यूज what titration process, right बच्चों। और आमतौर पे आपको पता है कि ये कब हो सकता है, क्योंकि all salts of sodium, potassium and ammonium are soluble in water, right? All salt of potassium, sodium and ammonium are soluble in water. So आमतौर पर आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स होगी सोडियम की, पोटेशियम की और अमोनियम की, उसके लिए आप टाइट्रेशन प्रोसेस यूज कर सकते होगे आमतौर पर, नॉट ऑल द टाइम। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप लिथियम के सॉल्ट की बात करोगे तब भी वहां पर आप यूज कर सकते होगे, लेकिन ज्यादातर जो आप देखोगे उसमें आपके पास सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के सॉल्ट्स होंगे जो कि आप इजीली टाइट्रेशन से बना सकते हो, ठीक है ना। उसका मसला क्या है? फॉर सपोज मैं आपसे बोलूँ कि आपने बनाना है सोडियम सल्फेट, या मैं आपको बोलूँ नहीं बेटे आप लोगों ने बनाना है पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये दो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर आप जब इनको बनाने की बात करोगे तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो आप कह सकते हो सर हम एसिड की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप एसिड की प्रॉपर्टीज यूज कर लें। तो अगर सल्फेट वाला एसिड है तो आप यूज करोगे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर आप देखें नाइट्रेट है तो आप यूज करेंगे नाइट्रिक एसिड। वी हैव 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स या तो मेटल के साथ मिल सकते हैं, या तो मेटल कार्बोनेट के साथ मिल सकते हैं, या तो ये बेसिस के साथ मिल सकते हैं। ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप यूज कर सकते हो और सॉल्ट बना सकते हो ये वाला। इसके अलावा आप कुछ यूज नहीं कर सकते। सेम एज इट इज यहाँ पर आप पोटेशियम से रिएक्ट करा सकते हो, आप पोटेशियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा सकते हो, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इन सॉल्ट्स को बनाने के लिए क्या किया जाए, ठीक है ना। तो ये 3 रिएक्शन है, एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि आपके पास जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर लेते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, दे आर वेरी, यू कैन से दैट रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो जब ये ठंडे पानी से इतना एक्सप्लोसिव रिएक्शन करते हैं, तो सोचें कि अगर आप इनको एसिड में डाल देंगे तो ये तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे लिए ये चीज नुकसानदेह होगी, और हम लैब में नुकसानदेह चीजें नहीं कर सकते। तो बच्चों ये तो हम यूज नहीं कर सकते, ऐसी है जी सर। तो हम या तो ये नीचे वाला रिएक्शन यूज कर सकते हैं, दोनों रिएक्शन में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर एसिड और मेटल कार्बोनेट मिलेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट, साथ साथ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो सॉल्ट आपका जो रिक्वायर्ड है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास सोडियम सल्फेट और वाटर बन जाएगा, तो जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्ट है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी ऐसी होगा, आपका रिक्वायर्ड सॉल्ट आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज हो जाएगी, और वाटर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपका रिक्वायर्ड सॉल्ट आपको मिल जाएगा अलॉन्ग विद वाटर। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज आपके पास इन रिएक्शंस की परफेक्ट है, आप ये यूज कर सकते हैं रिएक्शन कराने के लिए। एंड वी नो दैट ऑल द एसिड्स आर एक्वस, तो एसिड्स तो आपके पास एक्वस है। फिर ऑल द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम आर सॉल्युबल इन वाटर, सो दे आर एक्वस एज वेल, ठीक है ना। तो ये भी ऑल द सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम आर सॉल्युबल, तो दे आर आल्सो एक्वस। और आप देख सकते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में ही हर चीज पानी में सॉल्युबल है। When everything is soluble in water, so you can use what? Titration process, right बच्चों। आप क्या यूज कर सकते हो? टाइट्रेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एप्लीकेबल है आपके पास टाइट्रेशन का प्रोसेस, आप इजीली टाइट्रेशन यूज कर सकते हो क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब पानी में सॉल्युबल है, राइट बच्चों।
सर ये एकदम रिपीट कीजिएगा प्लीज, ये when जो लास्ट when बात आपने। yes when सारे के सारे reactants are soluble in water and when सारे के सारे products are also soluble in water, जब reactants पानी में soluble हो और प्रोडक्ट भी पानी में soluble हो, जब सबका सब पानी में soluble हो और सब कुछ लिक्विड ही हो आपके पास, तो आप टाइट्रेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हो। ठीक है। तो सर K2CO3 मतलब के साथ टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है। क्यों? K2CO3 पानी में soluble है, क्यों नहीं है? मैंने अच्छा आपसे हाँ कहा है है, कि सॉरी सॉरी सॉरी, all the कार्बोनेट। salts of ओ यस सर। potassium आर सॉल्युबल इन वाटर ना, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन यूज करें, इन दोनों के अंदर ही आप टाइट्रेशन ही लगा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक इक्वेशन में आपको मिक्सिंग लग रही है, दूसरे में टाइट्रेशन लग रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई भी एक सॉल्ट जो है वो एक ही टेक्निक से बन सकता होगा। ठीक है। ओके सर, ठीक है। फॉर सपोज मैंने बोला नहीं बेटे आप लोगों ने क्या बनाना है, आपने अमोनियम सल्फेट बनाना है। अमोनियम सल्फेट अगर आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसके अंदर आपको अमोनिया चाहिए होगी लिक्विड, और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होगा। तो आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन अगर मैं किससे करा दूं, NH3OH से करा दूं, सॉरी NH4OH से, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। अमोनियम सल्फेट के साथ साथ आपके पास पानी बन जाएगा। ठीक है ना। तो दिस इज again this is soluble in water, this is soluble in water and this is also soluble in water। तो अमोनियम के भी सारे सॉल्ट बनाने के लिए आप देख सकते हैं रिएक्टेंट भी सॉल्युबल है, प्रोडक्ट भी सॉल्युबल है, तो यू कैन यूज व्हाट, टाइट्रेशन मेथड। राइट बच्चों? जी राइट। सर, राइट। यस अब सर। करना क्या है, अब हमें करना सिर्फ ये है, देखो कोई सी भी टेक्निक हो, मतलब कोई सा भी सॉल्ट आप बना रहे हो, आप सोडियम सल्फेट बना रहे हो, आप पोटेशियम नाइट्रेट बना रहे हो, या आप अमोनियम सल्फेट बना रहे हो, व्हाटएवर द सॉल्ट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, यू जस्ट नीड टू कीप रिमेंबर यू हैव टू रिएक्टेंट्स, एक ये रहा एक ये रहा, है ना। यू जस्ट हैव टू रिएक्टेंट्स। ऐसी है। जी सर। आपके पास आपको ये याद रखना है कि आपके पास ये जो टाइट्रेशन होती है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज होती है यूज करने वाली, वो क्या होती है आपके पास, वो आपके पास होती है एक, आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यूज करने की वो है पिपेट। ये आपने याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट apparatus फॉर दिस टेक्निक। ठीक है ना। एक तो आपके पास ये पिपेट होती है जो कि आपने यूज करनी होती है इसके अंदर ना, और पिपेट के ऊपर सिर्फ एक ही मार्क होता है और ये यहीं तक फिल हो सकती है। तो फॉर सपोज अगर आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो आप 10 सेंटीमीटर क्यूब वाली ले लें, अगर आपको 25 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो आप 25 सेंटीमीटर क्यूब वाली पिपेट ले सकते हैं। इट्स ऑलवेज फिक्स, ये हमेशा एक ही मार्क तक फिल होती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है ना, मैं आपने पिपेट ली और आपने 9.8 भर लिया, आपने पिपेट ली आपने 12.3 भर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। या तो 10 फिल होगी या तो 25 फिल होगी, ये एक मार्क होता है इस पे खाली। आप यहाँ तक भरेंगे, ये जो मार्क लगा हुआ है ये 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब वाली है तो। अगर 25 वाली है तो यहाँ तक भरने से 25 हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज व्हाट, pipette, and you need to keep remember this, that this is one of the apparatus which is the most accurate apparatus for the measurement of liquids। ठीक है ना। and you need to सर keep remember this as well कि इसके पास एक ही मार्क है, उसी मार्क तक भरना है हमें बस इसको। ठीक है ना। इसके अलावा इस पर कोई ग्रेजुएशन नहीं है। जी बेटे। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, इसमें वो जो वैक्यूम पंप भी लगता है ना, जिससे ये पुल करता है मतलब लिक्विड को इसके अंदर। जी उसको बोलते हैं हम पिपेट बल्ब। इसके ऊपर आप लगा सकते हैं एक पिपेट बल्ब, इस तरह का पिपेट बल्ब होता है इसका, वो एक्चुअली इसको फिल करने के काम आता है। ठीक है ना। तो ये पिपेट बल्ब है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, वो इसलिए हम यूज करते हैं ताकि अगर हम इसको माउथ से सक कर रहे होंगे तो हमारे मुंह में केमिकल जा सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप पिपेट बल्ब का यूज कर सकते हो। तो पिपेट बल्ब आप अलग से इस पे लगा सकते हो। ठीक है ना। ओके ये सर। पिपेट कुछ इस तरह का होगा आपके। जी बेटे। सर ये अमोनियम का मेटल के साथ रिएक्शन हो सकता है? मेटल का, देखो ये अमोनियम का जो रिएक्शन है ना, आपने पढ़ा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उस वाले चैप्टर में एसिड और बेसिस में। यहाँ पर जो है हमने ये एक्चुअली एसिड बेस वाला रिएक्शन कराया है। सही। ओके अमोनियम का कोई मेटल के साथ आपके पास आपके सिलेबस में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। दूसरा ये कि आपके पास भाई एक और चीज होती है इसमें जो मोस्ट आप कह लें कि यूज होती है, वो होता है कॉनिकल फ्लास्क। एक और जो चीज आपके पास इस apparatus में यूज होती है, इस टेक्निक में यूज होती है, वो आपके पास होता है कॉनिकल फ्लास्क। तो कॉनिकल फ्लास्क कुछ इस तरह से दिखता है, दिस इज नोन एज कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें एक साथ यूज होती हैं, ये पिपेट और कॉनिकल फ्लास्क। आपने जो चीज भी कॉनिकल ये पिपेट से निकाली होगी, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कॉनिकल फ्लास्क, ये कॉनिकल फ्लास्क में जानी चाहिए।
तो दे कैन बी यूज टुगेदर, ये दोनों एक साथ यूज होंगे, ठीक है ना, ये दोनों अलग apparatus हैं, ये दोनों एक साथ यूज होंगे। उसके अलावा एक आपके पास apparatus है जिसका नाम है आपके पास पिपेट, ओ सॉरी ब्यूरेट। एक आपके पास ब्यूरेट नाम का apparatus है जो कि आपने यूज करना है यहाँ पर, और वो जो apparatus होगा वो आप दूसरे केमिकल को फिल करने के लिए यूज करेंगे। So this will be the second apparatus। ये थोड़ी सी लॉन्गर होती है, स्ट्रेट, ये एज कम्पेयर टू पिपेट ये थोड़ी सी हाइट में बड़ी होती है, ठीक है ना। इस तरह की होती है आपके पास, देखो थोड़ी सी चौड़ी होती है, ठीक है। इसमें आपके पास सर पेपर में हमें ये एपरेटस को ड्रॉ करने को बोल सकते हैं? नहीं नहीं, आपको बना हुआ मिलता है, आपने सिर्फ उसको देख के पहचानना होता है, ठीक है। ओके सर। राइट तो सर। ये इस तरह का यहाँ पर टैप लगा हुआ होता है एक, और ये ग्रेजुएटेड होती है, ठीक है ना। इसके ऊपर जो है ना मार्किंग हुई भी होती है, ये काफी बड़ी होती है, ये 50 सेंटीमीटर क्यूब तक की हो सकती है। इस पे यूं करके मार्किंग होती है, तो आप इसके अंदर इस पे मार्किंग होती है, आप आराम से इसके ऊपर जो है ग्रेजुएटेड ले सकते हो। 13.9 भी यूज हो सकती है, ये 12.8 भी यूज हो सकती है, तो डेसिमल में आपके पास इसमें आंसर आ सकता है। तो दिस इज लाइक दिस, तो इसको हम बोलते हैं ब्योरेट, ठीक है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्यूरेट apparatus, तो आप इसको यूज कर सकते हो। दिस इज ब्योरेट। दोनों चीजों को हम एक साथ यूज करेंगे, और फिर हम इसको लगाते हैं क्लैम स्टैंड के अंदर, ठीक है ना। एक क्लैम स्टैंड होता है, उसके अंदर आप इसको फिट करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो इट इज लाइक दिस कि आपके पास एक क्लैम स्टैंड यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो क्लैम स्टैंड में आप इसको क्या कर देंगे, हैंग कर देंगे। ओके सर। एपिड इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ये 25 सेंटी क्यूब वाला है या 10? ये अभी तो मैंने 10 वाला बनाया है, आपको 25 वाला बनाना है तो आप 25 वाला भी बना सकते हैं। वो सब ऐसे पूछ सकता है। पिपेट कोई सा ज्यादा एक्यूरेट होता है ब्यूरेट होता है? कह रहे बेटे, सर पिपेट ज्यादा एक्यूरेट होता है ब्यूरेट ज्यादा एक्यूरेट होता है? पिपेट इज द मोस्ट एक्यूरेट वन, सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपके पास पिपेट है, ठीक है। सर लेकिन आप सिर्फ पेपेट में एक लाइक गिवन वॉल्यूम भर सकते हैं, जबकि आप ब्यूरेट में आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जितना निकालेंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्टली पेपेट से यही फायदा है ब्योरेट का। आप इसीलिए ब्योरेट यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर आप डिफरेंट वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। मैंने अभी बताया ना, इसको डेसिमल तक आप वेट वो कर सकते हो, तो इस जी। वजह से यहाँ यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक। तो ये आपके पास apparatus सेट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ मैंने एक apparatus सेट किया, ब्यूरेट इज शोन टू यू, कॉनिकल फ्लास्क इज शोन टू यू, पिपेट इज शोन टू यू। अब हमें करना क्या है, अब हमें टाइट्रेशन प्रोसीड करनी है। तो टाइट्रेशन प्रोसीड करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई भी एक केमिकल को आपने ब्यूरेट में फिल करना पड़ेगा, और दूसरे केमिकल यानी दूसरे रिएक्टेंट को आपने पिपेट के जरिए लेना होगा कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है ना। रिएक्शन होगा कॉनिकल फ्लास्क में, एक रिएक्टेंट को आप ब्यूरेट में रखेंगे, एक रिएक्टेंट को आप किस में रखेंगे, पिपेट में रखेंगे, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आप कोई से भी एसिड को या बेस को, आपकी मर्जी है, कार्बोनेट को, व्हाटएवर जो भी दूसरा रिएक्टेंट है उसको जहां दिल चाहे आप वहां रख सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर सपोज अगर मेरे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को 0 तक इसमें भर दिया, ठीक है ना। ये फुल मैंने ब्यूरेट जो है फिल कर दिया। इससे ब्यूरेट या कोई सी भी जो आपके पास कोई सी भी चीज होगी ना, उसको जब आप यूज करेंगे केमिस्ट्री की लैब में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको टैप वाटर से वॉश करेंगे। सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, वॉश विद टैप वाटर। पहली चीज आपके पास क्या होगी, आप इसको वॉश करेंगे वॉश विद टैप वाटर। आप सबसे पहले टैप वाटर से वॉश कर लें, उसके बाद आप क्या करें, उसको वॉश विद डिस्टिल वाटर, उसके बाद आप उसको डिस्टिल वाटर से वॉश कर लें, ठीक है ना। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, रिंस विद द केमिकल, राइट। सर सिर्फ ये मतलब ब्योरेट के लिए या फिर बाकी एपरेटस के लिए भी मतलब सेम किसी भी प्रोसीजर चीज है? के लिए जो आप दोबारा से यूज करना चाह रहे हैं ना, फॉर सपोज एक बार आपने ब्यूरेट यूज कर लिया, आप दोबारा उसको यूज करना चाह रहे हैं किसी और केमिकल के जरिए, फिर आप ये काम उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। और सर इसकी रीजन क्या है, मतलब क्यों करते हैं हम इस तरह? इस तरह हम इसलिए कर रहे हैं, फॉर सपोज अगर आपके पास आप एक बार आपने जो है HCl पुट कर दिया ब्यूरेट के अंदर ना, अब अगली बार आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है, आप इसके अंदर कुछ और पुट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप उसके अंदर डायरेक्ट ही दूसरी चीज डाल देंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना वहां पर। हम नहीं चाहते कि ओके हमारा सर। रिएक्शन स्टार्ट हो, हम जितना
कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी चीज ले रहे हैं तो वो उतनी ही कॉन्सेंट्रेटेड उसमें रहनी चाहिए, ऐसा ना हो वो रिएक्शन करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज हो जाए ना। तो वी डोंट वांट कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो, हम चाहते हैं जो हमारा केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन है, जो उसका अमाउंट उसके अंदर मौजूद है वो उतना ही रहे। दैट इज व्हाई वी नीड टू वॉश विद टैप वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज वगैरह है वो रिमूव हो जाए। फिर उसके बाद हम दोबारा डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, क्योंकि टैप वाटर के अंदर भी इम्प्योरिटीज होती हैं, सॉल्ट्स वगैरह होते हैं। तो डिस्टिल वाटर उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो केमिकल हमें उसमें भरना है पहले उससे उसको रिंस कर दें ताकि वो पूरा सेम हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद केमिकल हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। सर हम डायरेक्टली डिस्टिल्ड वाटर से क्यों नहीं कर सकते इसको वॉश? अब मर्जी है आपकी, डायरेक्ट कर दें, कोई इशू नहीं। सर इसको हमें ड्राई करना जरूरी है? फॉर एग्जांपल मतलब वाटर से हमको इसको वो करने के बाद साफ हमें इसको ड्राई करना जरूरी है? अच्छा, डिस्टिल वाटर की खासियत ये है, जब आप डिस्टिल वाटर से वॉश करोगे ना बेटे, तो उसके अंदर कोई भी अंदर ड्रॉपलेट बचेगा ही नहीं, वो खुद ही क्लियर हो जाएगी पूरी, ठीक है। अच्छा जी सर, ठीक है। अब देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहले पहला काम क्या होगा आपका, पहला काम आपके पास ये होगा कि आपने कोई भी एक रिएक्टेंट जो है पेपर्ड आउट करके कॉनिकल फ्लास्क में डालना है और दूसरे वाले को आपने ब्यूरेट में फिल करना है, ठीक है ना। सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस दैट आई जस्ट वांट टू पेपर्ड आउट sodium ammonium hydroxide, and I just filled the sulfuric acid with burette. So I can say that pipette out मतलब pipette से कोई चीज निकालने हैं, ठीक है ना, pipette out। and you need to keep remember that pipette have always the fixed volume। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 10 या 25 whatever, जो भी आपको लिखना है, 10 लिखना है 10 लिखें, 25 लिखना है 25 लिखें। So you can say that pipette out 10 centimeter cube of ammonium hydroxide into the conical flask, ठीक है ना। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने 10 सेंटीमीटर क्यूब अमोनियम हाइड्रोक्साइड पिपेट से लेकर उसको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। जी कोई कुछ पूछ रहा है? किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछे। सर मैं पूछा था कि ये क्वेश्चंस एटीपी में आते हैं ना? ये बटे थ्योरी में भी आता है ना, ये थ्योरी में भी आता है, एटीपी में तो आता है, थ्योरी में भी आता है। ये जो फॉर्मेशन है हम थ्योरी वाला कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमने इससे 10 सेंटीमीटर क्यूब पिपेट आउट किया और उसके बाद हमने इसको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। तो हमने इसको ट्रांसफर किया कॉनिकल फ्लास्क में, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। सेकेंडली हमें क्या करना है, सेकेंडली हमें ब्यूरेट को फिल करना है। तो आप बोलेंगे फिल द ब्यूरेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो भी आपके पास दूसरा रिएक्टेंट है आप उससे जो है आप ब्यूरेट को फिल कर दें, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो सॉल्यूशन पिपेट से आपने कॉनिकल फ्लास्क में डाला है वो भी कलरलेस है और जो आपने ब्यूरेट में भरा है वो भी कलरलेस है, या चलें कलर भी है, ठीक है ना, कलरलेस है या कलर्ड है व्हाटएवर। अब आप मुझे एक बात बताएं, फॉर सपोज अभी हम लास्ट टाइम मिक्सिंग कर रहे थे तो रिएक्शन जब कंप्लीट हो गया था तो वो जो हमने इनसॉल्युबल वाला रिएक्टेंट लिया था वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो गया था, राइट। जी सर। तो हमें आइडिया हो रहा था कि हाँ यार रिएक्शन कंप्लीट हो गया क्योंकि नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो गया। लेकिन अब ये वाला जो है हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये तो दोनों ही कलरलेस है, हम डालते रहेंगे तो मिक्स होते रहेंगे, डालते रहेंगे मिक्स होते रहेंगे। हो सकता है एक ज्यादा हो जाए तो वो ज्यादा वाला चलता चला जाएगा, आगे जाता जाएगा। तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि रिएक्शन कब खत्म हुआ, एंड पॉइंट कब आया, है ना। जी सर। तो इफ यू वांट टू फाइंड ऑरेंज यूज करेंगे ना? यस, अगर आप इसमें एंड पॉइंट ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, आपकी मर्जी है। हेमोफ्थलीन यूज करें, आपकी मर्जी है। मिथाइल ऑरेंज यूज करें, आपकी मर्जी है। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करें, व्हाटएवर, कोई भी एक इंडिकेटर वहां यूज करना जरूरी है। जब आप पीएच इंडिकेटर होगा ना? पीएच इंडिकेटर होगा, उससे आपको पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, एंड पॉइंट आपको कलर के जरिए पता चल जाएगा। तो ये एक नो हाउ आपको होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को पता है टाइट्रेशन में इंडिकेटर यूज होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे then add few drops of methyl orange या whatever, कोई सा भी इंडिकेटर आपकी मर्जी है। मुझे मिथाइल ऑरेंज पसंद है तो मैं मिथाइल ऑरेंज लिख रहा हूँ। add few drops of methyl orange into the conical flask। हमने कॉनिकल फ्लास्क में इसको ऐड कर दिया। अब देखो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपके पास एक रिएक्टेंट मौजूद है, उसी के अंदर हमने फ्यू ड्रॉप्स मिथाइल ऑरेंज के भी डाल दिए। अब कॉनिकल फ्लास्क में एक रिएक्टेंट मौजूद है, दूसरा वाला रिएक्टेंट ब्यूरेट में मौजूद है। अब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे। दोनों को रिएक्ट कराने के लिए हमें कॉनिकल फ्लास्क को यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ हम कॉनिकल फ्लास्क को रखेंगे और उसके बाद
टाइट्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना। यहाँ कॉनिकल फ्लास्क में एक रिएक्टेंट मौजूद है, ठीक है, ये वाला रिएक्टेंट इसमें मौजूद है। अब दूसरा टैप खोलकर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसके अंदर डालेंगे और उसको शेक करते रहेंगे, ठीक है ना। सो व्हाट वी swirling नीड टू कहते हैं डू, ना? yes, you can call it swirling or you can call it shaking, right? Continuous shaking. So you can say जी that सर। add what we are adding from there, add sulfuric acid into the conical flask from burette, into the conical flask from burette dropwise, and keep the flask shaking during reaction, right? या अगर आप ये बात ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये करना कब तक आपने, ये काम आपने कब तक करना, जब तक कलर चेंज ना हो, राइट। तो add sulfuric acid into the conical flask from the burette dropwise and keep the flask shaking during the reaction till the color change seen, till the color change seen, ठीक है ना। we know that methyl orange show a red color in acid. So right now you are adding acid from the top, right? So initially the methyl orange or the color in the solution of conical flask is yellow because base के अंदर methyl orange yellow होता है। तो जैसे ही it will change to red, we just need to stop the reaction. हम पे further add नहीं करेंगे, टैप बंद कर देंगे जी। सर salts basically neutral होते हैं ना, मतलब कि pH 7 होती है? Yes. Okay sir. ठीक है। और till the reaction completed or the color change seen, जैसे आपने इसको stop करना है, फिर आपने क्या करना है, measure the volume of burette used, measure the volume of burette used। फिर आपने चेक करना है कि आपके पास burette के अंदर कितना, जैसे फॉर सपोज यहाँ तक आ गया, यहाँ तक अगर सॉल्यूशन आ गया तो आप नोट करेंगे कि हमने यूज कितना किया। इन स्टार्ट हमने यहाँ से किया था 0 से, तो फॉर सपोज ये आ गया 16.7 तक, तो यहाँ पर होगा रिएक्ट आपके पास ना, यहाँ तक रहता होगा, तो आप बोलेंगे कि 16.7 सेंटीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड हुआ, ठीक है। देन अब आप क्या करेंगे, देखें प्रॉब्लम ये है कि हमें जो सॉल्ट चाहिए वो हमें चाहिए प्योर सॉल्ट चाहिए, प्योर सॉल्ट। राइट नाउ जो आपके पास सॉल्ट आया है इसके अंदर आपके पास इंडिकेटर की इम्प्योरिटीज मौजूद है, तो हम रिएक्शन को दोबारा प्रोसीड करेंगे, ठीक है। बट राइट नाउ अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि हमें विदाउट इंडिकेटर सॉल्व करना है ये सारा काम ना, क्योंकि अभी हमें वॉल्यूम पता चल गया। इनिशियली हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब डाला था एक रिएक्टेंट, और हमें ये पता चल गया कंप्लीट रिएक्शन के लिए दूसरा वाला रिएक्टेंट आपको 16.7 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए ही चाहिए। जब हमें दोनों का वॉल्यूम पता चल गया, अब हम दोनों को विदाउट इंडिकेटर मिक्स करके सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, रिपीट एक्सपेरिमेंट विद द सेम वॉल्यूम, रिपीट द एक्सपेरिमेंट with same volume without catalyst। अब हमें करना है किसके बगैर, without कैटलिस्ट तो नहीं होगा, इंडिकेटर, सॉरी, विदाउट इंडिकेटर। सही है बच्चों? जी सर, राइट जी सर क्या कहते हैं, थोड़े दिन पहले जो है मुझे एक बच्चे ने बताया था कि इसमें हम क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के बजाय चारकोल डाल के वो क्या कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेगा इंडिकेटर को। तो अगर हम चारकोल दें तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा इंडिकेटर को निकाल सकते हैं। एक ही बात है, दोनों बातें एक ही हैं। अगर आपको ये लाइन पसंद आ रही है तो आप यही लाइन लिख लें, अगर आपको चारकोल डालना है तो आप चारकोल डालकर भी इंडिकेटर को एब्जॉर्ब करवा सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब ये हो गया, हमारा सॉल्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पर देखें, अब आपने सॉल्ट बना लिया है, बट सॉल्ट इज एक्वस राइट नाउ। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपने एक्वस सॉल्ट बनाना है तो आप यहाँ तक लिखेंगे, काम हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है नहीं, उसको प्योर ड्राई क्रिस्टल्स चाहिए, तो क्रिस्टल्स बनाने के लिए आपको फर्दर काम करना पड़ेगा। और फर्दर काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हीट द सॉल्यूशन टिल, कहाँ तक हीट करेंगे बच्चों, हीट द सॉल्यूशन टिल सैचुरेशन पॉइंट। हमें सैचुरेशन पॉइंट तक उसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। वंस वी हीट दैट, अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब हम क्या करेंगे, उसको लीव इट टू कूल एंड क्रिस्टलाइज, लीव इट टू कूल एंड क्रिस्टलाइज। हम उसको क्रिस्टलाइज होने के लिए छोड़ देंगे। जब वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको वॉश द क्रिस्टल्स विद डिस्टिल्ड वाटर,
not distilled water. Wash the crystals with cold water. किससे धोएंगे भाई? जी सर, कोल्ड कोल्ड वाटर से, क्योंकि डिस्टिल वाटर से, कोल्ड वाटर से, क्योंकि देखो आपके पास इस वक्त आपके पास जो सॉल्ट जो बना है, वो जो क्रिस्टल्स बने हैं आपके पास, वो सॉल्युबल इन वाटर है। तो आप उसको डिस्टिल वाटर से वॉश ना करो, उसको आप गर्म पानी से वॉश ना करो, आप उसको ठंडे पानी से वॉश करोगे, ठीक है ना? कोल्ड वाटर लिखना काफी है। दूसरा ये कि आप जब इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाओगे तब डिस्टिल वाटर यूज करोगे, ये याद रखना, 1 नंबर मिलेगा इस बात का आपको, ठीक है ना? उसके बाद क्या करेंगे? पुट द क्रिस्टल्स बिटवीन फिल्टर पेपर। सर जी बेटे। सर, कोल्ड वाटर के साथ साथ हमें मतलब डिस्टिल्ड वाटर तो दोनों प्रोसेस में यूज करेंगे ना, मिक्सिंग और इसमें टाइट्रेशन में, क्योंकि ना अगर हम लिखना नॉर्मल टैप वाटर यूज कर देखो, डिस्टिल वाटर लिखने से आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपको नंबर मिलेगा कोल्ड वाटर लिखने से ना। तो जी जरूरत सर। नहीं है आपको डिस्टिल वाटर की, आप सिंपल उसको कोल्ड वाटर भी लिखोगे चलेगा। एक्चुअली हमें ओके नंबर सर। यहाँ मिलेगा मार्किंग स्कीम में, कोल्ड के हिसाब से हमें नंबर मिलेगा, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो लिखें आप, ठीक है? ओके सर। क्योंकि डिस्टिल वाटर में इसलिए आपको मना कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टिल वाटर हम लिखेंगे, डेफिनेटली लिखेंगे, लेकिन डिस्टिल वाटर हम लिखेंगे उसके अंदर, इनसॉल्युबल वाले के अंदर, तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ, हम वहीं लिखेंगे उसको, ठीक है? जी सर, ठीक है। ताकि हमारे पास भी थोड़ा सा गैप हो ना पढ़ने के लिए, हमारे पास भी थोड़ा सा आसानी हो याद करने के लिए। अगर हम सब में ही एक जैसी चीजें लिखते रहेंगे तो फिर हम उसको जो ना मैशअप कर देंगे उसके अंदर, जब हम लिख रहे होंगे ना, तो अलग अलग हो जी जाएगा, तब हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम मिक्सअप ना करें उसको, बस इसलिए मैं अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करवा रहा हूँ आपको। इज दैट ठीक है क्लियर सर। एवरीवन ऑफ यू? कोई मसला यस सर, क्लियर। यहाँ तक? क्लियर है ना? चलें, अब आप एक काम करें, मुझे लिखकर दिखाएं सोडियम सल्फेट के बारे में। फॉर सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे सोडियम सल्फेट बना के दिखाएं, तो आप किस तरह बनाएंगे? मुझे इसके बारे में ये पूरा स्टेटमेंट लिखकर दिखाना है आपने, फिर मैं चेक करूंगा कि आपको ये बात समझ में आती है। आप देखकर देखिए, मुझे ये सवाल बहुत पसंद आया बिकॉज ये पूरी टाइट्रेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, बेहतरीन एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। इट इज अबाउट मई जून 2021 एंड पेपर 4-2। ये इस आपके पास एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है? टाइट्रेशन मेथड कैन बी यूज्ड टू मेक सॉल्युबल सॉल्ट्स। यस, वी नो दिस, राइट बच्चों? जी सर। And then a student does an experiment to prepare a pure sample of sodium chloride. Wow, ये सोडियम क्लोराइड बना रहा है जो कि हम डेली बेसिस पे घरों में यूज करते हैं, राइट? पार्ट ऑफ द मैटर इज शोन इन द डायग्राम, ठीक है? ये सब कुछ उसने करना है। अब आप देखें स्टेप 1 में वो क्या कर रहा है। स्टेप 1 में वो मेजरिंग फ्लास्क में मेजर कर कर कॉनिकल फ्लास्क में डाल रहा है। तो जरा बताएं इसने सही किया गलत किया? सर गलत किया है। सर। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए था इसको? पिपेट पिपेट। पिपेट यूज करना चाहिए। एंड यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट ये जो आपके पास मेजरिंग सिलेंडर होता है, इसके अंदर आपके पास 0.5 सेंटीमीटर क्यूब तक का डिफरेंस होता है, इसमें एरर आ सकता है, तो ये गलत है, इसको पिपेट यूज करना चाहिए था। देन यू कैन सी दिस कि ये आपके पास आप देख सकते हैं कि ये बीकर से कोई दूसरी चीज इसके अंदर ऐड कर रहा है। और देखो ज्यादातर आपके पास क्या होता है, आप जो एसिड होता है ना, वो आप जो है ब्यूरेट के अंदर लेते हो, ज्यादातर आपके पास एसिड जो होता है आप किसमें लेते हो? ब्यूरेट में लेते हो। तो जरा बताएं इसके अंदर कौन सा एसिड हमें लेना चाहिए था? जस्ट लुक एट ओवर हियर, द सॉल्ट इज क्लोराइड, कौन सा एसिड लेना चाहिए था? HCl। Yes, so it हाइड्रोक्लोरिक should एसिड। be HCl. Yes, hydrochloric acid. And what is the name of this apparatus? ब्यूरेट। This is burette. And what about the apparatus B? This is सर बीकर। this is beaker. Then after that जब उसने इसको फिल कर लिया, फिल करना है 0 तक, ठीक है ना? यहाँ तक फिल करना है इसको, ठीक है? जी सर। 0 तक फिल कर लिया, उसके बाद ये फिर इसके अंदर क्या ऐड करना चाहिए इसको? सर वो सर मिथाइल ऑरेंज यस, कोई सा भी इंडिकेटर, इंडिकेटर। ठीक है ना? उसके बाद ये इसको क्या करेगा? टाइट्रेट करेगा। देन द टाइट्रेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। और ये टाइट्रेशन कब तक ऐड करना है उसको इसके अंदर से? कलर चेंज जब तक जब तक कलर चेंज नजर ना आ जाए। दैट्स वेरी गुड। तो समझ लो आपने पूरा सवाल सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। लेट्स सी। सो द क्वेश्चन इज सेइंग स्टेप नंबर 1, द स्टूडेंट यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर, राइट? द स्टूडेंट यूजिंग measuring cylinder over here to add 25 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide to the conical flask. देखो उसने मेंशन कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड वो जो है ऐड कर रहा है ना, तो डेफिनेटली दूसरा वाला रिएक्टेंट क्या होगा? HCl होगा, राइट? अगर कोई यहाँ पर HCl यूज करता तो आपको यहाँ पर फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना होता, ठीक है? Now state how the accuracy, right? You can see this. State how the accuracy of the experiment could be improved in step number 1. क्या आंसर होगा इसका बच्चों?
Yes, you can say that he should use pipette pipette instead of the say measuring cylinder. yes, instead of measuring cylinder, right? Because it is more accurate. Reason पूछता तो आप बताते because it is more accurate, right? अभी क्योंकि एक नंबर के लिए है तो रीजन वगैरह उसने नहीं पूछा, हमने सिर्फ बताना है कि हम क्या यूज कर सकते हैं, right? Then they are saying that describe what the student does in step number 2. Include the name of the apparatus and the solution B. अब देख सकते हैं जो उसने बोला है वो आपने बताना है उसको, ठीक है? 3 मार्क्स के लिए आपको बताना है, तो आप बता सकते हैं कि what he is doing, he is actually adding what? Solution B is actually what, बच्चों? This is HCl. hydrochloric acid, right? Yes, sir. So you can say that he is adding hydrochloric acid. He is adding hydrochloric acid into the burette. Right? And Yes, burette sir. is actually what? Apparatus A, right? जी sir. Till what? या कह सकते हैं up to the Zero mark to measure the initial reading. ताकि वो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले इनिशियल रीडिंग नोट कर सके कि यार रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले वॉल्यूम कितना था, राइट? जी सर. Then he is saying identify what is added to the flask in step number 3. Indicator. Indicator. Yes sir. It should be Indicator. what? Indicator. Very good. In step number 4, the student adds solution B to the aqueous sodium hydroxide in the conical flask until the end point is reached. The student record the volume of solution B added. State how the student know when the end point is reached. कैसे पता चलेगा उसको? Color Color change. changes. Yes. Color It change is is observed. color change will be seen over here. Color change seen, right? Yes. And then in the last part, in E part, he's saying that the rest of the method involve adding the recorded volume of solution B to another 25 centimeter cube of sodium hydroxide. See, इसमें चारकोल की बात नहीं लिखी हुई, इसमें क्या लिखा हुआ है कि वो दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, right? The substance added in step 3 of the first titration is not added. State why the substance is not added. क्यों ऐड नहीं कर रहा अब Sir, वो? because it इंडिकेटर will make the sir वो impure हो जाएगा जो है ना हमारा जो Yes, salt impure है. हो जाएगा. अब आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास कितना वॉल्यूम है, तो अब अगर उसको दोबारा ऐड करोगे तो इट इज गोइंग टू बी कंटामिनेटेड. सो यू कैन से दैट टू अवॉइड द कंटामिनेशन. तो आप क्या कह सकते हो इसको? टू अवॉइड द कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट? सो टू जी सर. prevent the contaminations. ठीक है? And in the last, he's saying that describe how the student obtain pure crystals of sodium chloride from the solution in the conical flask. क्या करना चाहिए उसको? Saturation point तक हीट करना चाहिए, फिर फिल्टर पेपर से करना चाहिए. क्या करना चाहिए बच्चों? Heat the solution till Saturation point. Yes, heat the solution till saturation point. अब देखें ये इस लाइन के अंदर आपको 2 मार्क मिलेंगे. Heat the solution और दूसरा till saturation point, ये आपको 2 मार्क मिलेंगे. Then आपको क्या करना है? Leave it to सर leave it to cool और फिर हम उसको cold water से wash करेंगे. cool and crystallize, and then wash the crystals The with crystals with cold water and Wash dry between filter the- paper. yes, crystals with cold water and dry them between the filter paper. जी सर. ठीक है? देखें कितना जबरदस्त और कितना आसान क्वेश्चन है फॉर 10 मार्क्स, राइट? अगर हमने इसको आज के लेक्चर को प्रॉपर्ली अपने पास नोट डाउन कर लिया तो आप सोचें कि हम कितना इजीली इसके अंदर हम मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट बच्चों? जी सर. राइट. Yes, sir. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको छुट्टी दे दूंगा. आप लोग मतलब ऐसा सोचिएगा कि सर आपका टाइम ज्यादा ले रहे हैं. सो बस एक चीज और मुझे दिखा दें ताकि फिर हमारा आसानी हो जाए हमारे लिए. और वो एक चीज क्या दिखाना चाह रहा हूँ बच्चों, मैं आपको, दिस इज एक्चुअली पेपर 4-1. इसमें ब्यूरेट की जो रीडिंग होती है उसको आपको आना चाहिए करना. वो 4 मार्क्स के लिए पेपर में आती है.
ब्यूरेट की रीडिंग मेजर करना आपको आनी चाहिए। यस, हियर इट इज, यू कैन सी दिस, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें मोल्स का कुछ पार्ट मौजूद है, तो मैं अभी इसको इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मैं आपको इस पॉइंट में अलग से कराऊंगा, आपको अलग से मोल्स के साथ इसको सिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ इसमें ये वाला पार्ट सिखा रहा हूँ जो कि 4 मार्क्स का ब्यूरेट की रीडिंग से कनेक्टेड है, ठीक है ना बच्चों। तो जरा देख लेते हैं इसको कि हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपके पास ब्यूरेट की रीडिंग वाला सवाल है बच्चों, ये आपने मेजर करना है कि जब हम ड्यूरिंग द रिएक्शन ये जब ब्यूरेट की रीडिंग्स नोट करते हैं तो वो हम किस तरह नोट करते हैं, और वो हम 3 बार करते हैं ताकि हमारे पास जो है एक्यूरेसी आ सके। एक्यूरेसी के लिए हम इसको 3 बार करते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, अब देखें इसके अंदर ये आपके पास लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट किया उसने बच्चे ने, स्टूडेंट डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन। देखो मैंने आपको बताया इट इज वन ऑफ द यूज ऑफ टाइट्रेशन कि आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फाइंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन, उसने ट्रांसफर किया, देखिए यहाँ पर भी मेंशन है कि कितना सेंटीमीटर क्यूब उसने ऐड किया, फिर फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए, ये भी मेंशन है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड ब्यूरेट में ऐड किया, फिर टिल इंडिकेटर कलर चेंज तक आपने उसको सॉल्व किया। ये सब कुछ करने के बाद अब आपके पास यहाँ रीडिंग्स मौजूद है, देखें ये आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। यू कैन सी दिस दैट राइट नाउ दिस इज फर्स्ट टाइट्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके रिजल्ट आएंगे, पहला वाला आपके पास इनिशियल है, दूसरा वाला आपके पास फाइनल है। देखिए इनिशियल नीचे लिखते हैं, फाइनल ऊपर लिखते हैं, ये याद रखना है आपने। तो इनिशियली वॉल्यूम कितना है इसके पास 0, फाइनल वॉल्यूम कितना है, देखो ये डिफरेंस याद रखना, ऊपर 23 है, नीचे 24 है, और 24 के बाद 25 है, तो ये जो रीडिंग जा रही है ये नीचे की तरफ जा रही है। सो दिस इज 24.1 एंड 24.2, so you need to keep remember कि ये 24.2 है, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर आप इसकी इनिशियल रीडिंग देखते हो तो ये 24 और 25 के बीच में है, तो ये 24.1 और ये 24.2 है। तो ये अब 24.2 इसकी इनिशियल रीडिंग है, और फाइनल रीडिंग कितनी है देखें 47 और 48 के बीच में है, तो ये 47.9 और ये 47.8 है, दिस इज 47.8। और यहाँ अगर आप देखें तो दिस इज 1, 1.1, 1.2 एंड 1.3, तो ये 1.3 है बच्चों, and this is what 24.1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 24.7, राइट। तो पहले आपने इस तरह इसको फिल करना है, उसके बाद आपने इसका डिफरेंस लेना है, तीसरे वाले स्टेप में आपने क्या लेना है, इसका डिफरेंस लेना है। तो देखें 24.2 में से 0 माइनस करेंगे तो इट विल रिमेन 24.2, राइट, ये तो उतना ही रहेगा। 47.8 में से अगर आप 24.2 माइनस करो बच्चों तो कितना आंसर बचता है आपके पास 23.6, और अगर 24.7 में से आप माइनस करो क्या 1.3 तो आपके पास कितना आंसर बचता है 23.4। अब आपने क्या करना होता है, इसके नीचे वाला जो कॉलम है इसके अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कौन से दो करीबी हैं, जो करीबी होते हैं उनको हमने सही सेलेक्ट करना होता है। देखो 23.6 और 23.4 ये दोनों बहुत करीब है, सिर्फ 0.2 का डिफरेंस है, तो दीज टू वैल्यूज आर करेक्ट। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को प्लस करके और 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये एवरेज वॉल्यूम हमारे पास आ जाए 23.5। सो दिस इज द एवरेज वॉल्यूम दैट वी नीड टू टेक, ताकि हमारे पास जो थोड़े बहुत भी चांसेस हों गलती के वो चांसेस भी रिमूव हो जाए, ठीक है बच्चों। यस सर, यस सर, समझ में आती है, मजा आया? जी सर, यस मजा सर। आया। अभी एक और इसकी चीज बाकी है, वो हम इंशाल्लाह, इसकी फॉर्मेशन मैंने आपको सिखा दी, इसका एक एटीपी का क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, इसकी मैंने आपको रीडिंग नोट करना सिखा दी। अभी एक चीज बाकी है इसकी, और वो चीज क्या बाकी है इसकी प्लानिंग क्वेश्चन हमारे पास बाकी है और इसकी कैलकुलेशन बाकी है। वो इंशाल्लाह हम ये जो पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, प्रेसिपिटेशन कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसके एटीपी वाले कैलकुलेशन वाले मोल्स वाले सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है सर।